हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज है लेक्चर नंबर 12 इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 12 है। चल क्या रहा है, नेचुरल सिलेक्शन। सब टॉपिक क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। लास्ट टाइम हम आपको क्या बता के गए थे, क्या हम आपको बता के गए थे जो नेचुरल सिलेक्शन होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक था स्टेबलाइजिंग और नॉर्मलाइजिंग, दूसरा था प्रोग्रेसिव और डायरेक्शनल, थर्ड था डिसरप्टिव जिसमें डाइवर्जेंस हो रही थी। नॉर्मलाइजिंग जो हमने बोला था वो था कब, जब इन्वायरमेंट मोर और लेस कांस्टेंट था, यानी इन्वायरमेंटल चेंजेस कम थे। जो जिसका एग्जांपल के तौर पे हमने आपको बेबीज बर्थ इन दी हॉस्पिटल में बताया था कि जो एक मीडियम जो होता है 7.3 पौंड के आसपास से थोड़ा सा जो फ्लक्चुएट करते हैं उनकी लाइव होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पर वो थे जो कि 5 पाउंड से कम और वो 10 पाउंड से ऊपर। तो ये कौन सा था, ये था नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। एक था डायरेक्शनल, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तीसरा था डिसरप्टिव जिसमें 2 पीक्स बन रही थी एक्सट्रीम पे, और उन एक्सट्रीम को इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो भी होमोजाइगस को बाई चांस डिस्टर्ब करके 2 बना दिया था। जैसे 2 मेरे हाथ हो गए तो दोनों साइड एक्सट्रीम हो गए, मेरी एक बॉडी है तो एवरेज लेकर के एक्सट्रीम ले जा रहे हैं, डिसरप्टिव। उसका एक बेस्ट एग्जांपल बताया था मैंने आपको, सेल पैटर्न इन द लिम्फेट, ये बताया था मैंने आपको। और दूसरा मैंने सनफ्लावर के बारे में बताया था जिसमें स्टीवेंस ने 12 साल तक जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी कैलिफोर्निया वैली के अंदर, ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था जो आपके सिलेबस में इसमें जो दी हुई है वो है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल। डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन के 2 एग्जांपल हैं। एक तो एग्जांपल है इसमें जो है पेपर मॉथ का, दूसरा है इसमें आपका जो है ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल कॉलोनी, दिया हुआ है, दोनों जगह दिया हुआ है। एक बात मैं आपको बहुत जो है स्पष्ट कर दूं, पहले तो जो नेचुरल सिलेक्शन क्या है ये मैंने लास्ट टाइम कहा था, उसको थोड़ा सा मुझे बताना है पहले, उसके बाद में मैं पेपर मॉथ और ड्रग रेजिस्टेंट जो बैक्टीरियल कॉलोनी है जिसको हम रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं या लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। लेडरबर्ग इसलिए कहते हैं जो लेडरबर्ग थे उन्होंने काम किया था। रेप्लिका प्लेटिंग क्या होते हैं अभी जब आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे आपको क्लियर होगा। तो बच्चों में पहले एक बात बता दूं आपको, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, इट इज द स्प्रेडिंग ऑफ द जेनेटिक नोवेल्टी थ्रू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन इन द पॉपुलेशन, यानी स्प्रेडिंग ऑफ genetic novelty through differential reproduction in a population। पॉपुलेशन के अंदर जो जेनेटिक नोवेल्टी का मतलब क्या है, जो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन पैदा हुए हैं वो डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन से फैलेंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और एक टाइम वो आएगा कि वो ओरिजिनल पॉपुलेशन से बिल्कुल डाइवर्जेंट हो जाएंगे, डिफर करने लग जाएंगे, और वो क्या करेंगे, शो फिटनेस इन सच ए एनवायरनमेंट। तो एंड रिजल्ट ऑफ द इवोल्यूशन इज द फिटनेस, तो वो फिटनेस अटेंड हो गई। ये हम आपको लास्ट बता चुके हैं। तो इसमें आपने
एक पॉइंट नोट किया, जेनेटिक नोवेल्टी। जेनेटिक नोवेल्टी का मतलब है न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स और अलील्स। जो अलील आ गए वो नए कॉम्बिनेशन के आ गए, यानी जो पहले वाले स्टॉक थे उनसे डिफर कर रहे हैं। जैसे एक सुनिए, एक जीनोटाइप होता है ए ए ए ए ए ए, मालूम पड़ा कि नए कॉम्बिनेशन में पहले ऐसे वाले थे मैक्सिमम, अब वो ऐसे वाले आ गए तो नए कॉम्बिनेशन हो गई है ऐसे जीनोटाइप। क्यों, कोई इंडिविजुअल का जीनोटाइप होता है वो एक्सप्रेस होता है फिनोटाइप के रूप में। जीनोटाइप का मतलब आप जानते हो, जीनोटाइप का होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, और फिनोटाइप का होता है जो आगे एक्सप्रेस हो रहा है एक पार्टिकुलर कैरेक्टर में। जैसे आपने देखा होगा टालनेस जो है उसके अंदर, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मेंडेलियन फैक्टर्स का। जब ये जीनोटाइप हो तब भी टालनेस है, और जब ये जीनोटाइप हो रिसेसिवली नोड पर तब भी टालनेस है, टालनेस है। और स्मॉल टू टी हो तो अब टालनेस नहीं होगी, अब वो ड्वार्फनेस है, ड्वार्फनेस है। तो इसमें जो है इनमें से एक कोई बदलाव आ रहा है तो वो किसको लेके चल रहे हैं, तो वो बदलाव जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि वहां जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, मेल एंड फीमेल मिलके क्या बनाती हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो वो जो रिप्रोडक्टिव यूनिट अपने जो ऑफस्प्रिंग छोड़ेंगे वो जीनोटाइप के जो है उनके, तो जो वहां पर उनको जो माहौल में जो फेवर कर रहे होंगे वो ज्यादा छोड़ेंगे, वो ज्यादा छोड़ेंगे तो वो धीरे धीरे आगे आगे जनरेशन में ज्यादा चलते चले जाएंगे। तो एक बहुत टाइम बी पीरियड के बाद में एक नया स्पेसिएशन हो जाएगा। ये बात हम आपको जो है 10% के हिसाब से पढ़ा चुके हैं पहले, कि जब हमने जो पहली उसके अंदर जनसंख्या में हमने 1/10% वेरिएट लिए थे, उसके बाद में वो जो है 3 छोड़ रहे थे, एक जो है कितना छोड़ रहा था, एक स्पीशीज छोड़ रहा था। उसको एग्जाम्पल लेके मैंने पहले बता रखा है, आप पुरानी वीडियो देखिए, ये बात क्लियर होगी आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि नेचुरल सिलेक्शन is the differential reproductive phenomena which lead to the efficient genetic combinations in a diverging population। एक जेनेटिकली डाइवर्जिंग पॉपुलेशन में ये डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव फिनोमेना एफिशिएंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन को फेवर कर रहा है। जब उनको फेवर करेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, वो हमेशा बदलता रहता है, तो एक समय आने पे वो पेरेंटल पॉपुलेशन से बिल्कुल क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज, अलग। और जब उनको देखेंगे तो वो अलग किस्म के दिखेंगे, तो हम कहेंगे ये तो भाई स्पेसिएशन हो गया। तो ये जो डाइवर्जेंस लाया है किसके थ्रू, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन के थ्रू, इसी को नेचुरल सिलेक्शन बोला गया, इसी को नेचुरल सिलेक्शन बोला है। डार्विन के मुताबिक यही नेचुरल सिलेक्शन है, या हमारे मुताबिक भी यही नेचुरल सिलेक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि नेचुरल सिलेक्शन, ऐसे लिख सकते हो आप, नेचुरल सिलेक्शन इज ए क्रिएटिव फोर्स इन द इवोल्यूशन, यानी एक नया स्पीशीज बना रही है ना, इसलिए मैंने कहा नेचुरल सिलेक्शन इज द क्रिएटिव फोर्स इन द इवोल्यूशन। एज क्यों है क्रिएटिव फोर्स, एज इट फेवर्स द efficient gene combinations। आगे बात समझ में, देखिए मैंने कितनी बढ़िया ये सेंटेंस लिख के आपको बताया है कि भाई नेचुरल सिलेक्शन एक क्रिएटिव फोर्स है इन द इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में ये क्रिएटिव फोर्स है, यानी जो इवोल्यूशन की जो ड्राइविंग फोर्स है नेचुरल सिलेक्शन होती है। करती क्या है ये क्रिएटिव फोर्स क्यों है, क्योंकि ये एफिशिएंट जीन कॉम्बिनेशन बनाती है।
एफिशिएंट कम्बिनेशन का मतलब हो गया इन्वायरमेंट जब चेंज हो रहा है तो जीन में भी चेंजेस आएगा। वो चेंज किसके कारण आएगा? म्यूटेशन के कारण आएगा। वो जो वेरिएशन किस कारण, म्यूटेशन का, वही तो रोल था उसका यूजो डिवीज का। उसमें जो चेंज लाए थे, जो म्यूटेशन लाए थे, तो उन म्यूटेशन पे काम कर रहा है नेचुरल सिलेक्शन। और काम करने के बाद में एफिशिएंट जीन कम्बिनेशन ला रहा है। एफिशिएंट कम्बिनेशन का मतलब है जो उसको उस माहौल में बेटर अडेप्ट कर रहे हो। अडेप्टेशन 3 प्रकार की होती है। फुल अडेप्टेशन जिसे कहते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली भी हो, यानी कि स्ट्रक्चरली कहते हैं, अंदर फिजियोलॉजिकली भी चेंजेस में भी हो, और एक उसका क्या जेनेटिक बेसिस भी हो, ये हमने आपको बताया था, और बिहेवियरल भी हो। ये बात बताई थी हमने लास्ट टाइम पे। जब उन सब चीजों को वो फुलफिल कर रहा होगा, वो कब कर रहा होगा? वो उसको फुलफिल कौन कर रहा होगा? एफिशिएंट जीन कम्बिनेशन। उस माहौल में जो जीन बदला है, अडेप्टिव। तो अडेप्टेशन किसकी होती है? जीन फ्रीक्वेंसीज की। जो जीन में जो बदलाव हुआ है वो उसको बेटर सूटेड बनाते हैं, उनको इंडिविजुअल को बेटर सूटेड बनाते हैं। ये है नेचुरल सिलेक्शन। अब ये नेचुरल सिलेक्शन यानी कहने का मतलब क्या हुआ? नेचुरल सिलेक्शन क्रिएटिव फोर्स है इवोल्यूशन में एज इट फेवर दी एफिशिएंट जीन कम्बिनेशन। मैं इसको दूसरी भाषा में ये कह सकता हूं, मान लो इस समय जो माहौल है वो माहौल बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं है। उस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं है। देखिए इसका जो बेस्ट एग्जांपल यहां दिखाई देगा आपको, पहला ही इसी का जो मैंने बात बोली है वो देखिए, वो कौन सा है? पेपर्ड मॉथ में, पेपर्ड मॉथ। ये बेस्ट एग्जांपल है इसका। कैसे मैं दिखाता हूं। देखिए जब माहौल क्या था, माहौल बहुत अच्छा था, कहीं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं था, तो इंग्लैंड में मैनचेस्टर में इनकी संख्या जो लाइट वैरायटी थी बहुत ज्यादा थी। क्योंकि लाइट वैरायटी कौन जिम्मेवार है? जीन्स। तो उस समय जो जीन्स थे वो क्या कर रहे थे? लाइट वैरायटी थे, उस माहौल में आराम से रह रही थी वो। जैसे ही पॉल्यूशन फैला और इन्वायरमेंट शूटिंग हुआ, यानी बैकग्राउंड कैसी हो गई? डार्क। तो वो जो लाइट वैरायटी उस डार्क में पक्षियों को दूर से दिखने लग गई, तो उनको पिकअप करने लगे, मारने लगे, तो उनकी संख्या हुई कम। तो धीरे धीरे वो कम होती जाएंगी, क्यों? माहौल बदल रहा है। इसका मतलब जो जीन कॉम्बिनेशन था, जो लाइट वैरायटी ला रहा था, अब वो ऐसे माहौल में सही नहीं है ना, क्योंकि उसके माहौल काम तो मर रहे हैं वो। अब क्या हो गया? उसमें बदलाव आया। या एक ऐसी वैरायटी ऐसी होती जिस जो डार्क होती, तो ऐसी डार्क वैरायटी जो पहले 1% थी, पहले उससे पहले ही, अब वो क्या हो जाएगी? उसमें डार्क वैरायटी बचने लग गई, क्योंकि वो ऐसे माहौल में ब्लैक इन्वायरमेंट में ब्लैक ही उनके विंग थे, तो वो दिख नहीं रही थी पक्षियों को, तो बच गई। अब उनको माहौल जो है डार्क में फेवरेबल मिल गया। कैसे फेवरेबल गया? उन्होंने रिप्रोडक्शन की, उन पक्षी बचते, तो धीरे 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 उनकी संख्या 1% से कितनी होगी? 99%। तो अब जो है नेचर किसको फेवर कर रहा है? एफिशिएंट जीन कॉम्बिनेशन कौन सा है अब इसमें? डार्क वाला। डार्क वाला हो गया, डार्क वाला हो गया फेवर। तो अब वो वैरायटी वहां पर बहुत ज्यादा फैल गई। अच्छा, 1950 के बाद में फिर वहां पर मैनचेस्टर में, इंग्लैंड में लोगों ने हल्ला मचाया, आए इतना पॉल्यूशन हो गया जैसे इंडिया में हल्ला मचा है। तो आपको बताऊं उन्होंने क्या किया? लेजिस्लेशन 1950 पास किया, तो धीरे धीरे पास किया, तो लोगों ने कह दिया इंडस्ट्री अपने मैनचेस्टर एरिया से बाहर लेके जाइए, इस एरिया में छोड़िए और ले जाइए। और कहीं जब उनको ले गए तो वहां माहौल थोड़ा ठीक हुआ। जब माहौल ठीक हुआ तो अब वो डार्क वैरायटी जो थी ज्यादा, माहौल जब साफ हो गया तो पक्षियों को दिखने लगे, तो पक्षियों को खाने आने लगे। तो अब क्या हुआ? वो धीरे धीरे कम होने लगे और लाइट की संख्या बढ़ने लगे। तो यानी आपने क्या देखा कि धीरे धीरे, ये कोई एक साल में नहीं है, 50 साल की जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी अभी बताऊंगा आपको पूरी कैसे है। तो मैं सिर्फ इस बात को प्रूव करने के लिए बता रहा था ये बात। तो आपने ये देखा कि नेचुरल सिलेक्शन इज ए क्रिएटिव फोर्स। क्रिएटिव कैसे? आपने देखा एक बार तो उसने उनको क्रिएट कर दिया बहुत सारी संख्या में, इसको लाइट वैरायटी को, जब उस माहौल के मुताबिक, तो उस समय जो एफिशिएंट कर रही थी, कौन से जीन कर रहे थे? जो वो लाइट बनाने में जिम्मेदार थे। क्योंकि जीन का ही तो एक्सप्रेशन आता है फिनोटाइप के रूप में। जीनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ द फिनोटाइप। तो वो फिनोटाइप में एक्सप्रेस हो गई इस रूप में, तो वो जीन को फेवर कर रहे थे जो लाइट वाले, तो लाइट वाले थे वो। जैसे ही माहौल बदला तो इन्वायरमेंट में कोई ऐसी क्रिएटिव फोर्स है, उसने अब जो उनको फेवर कर दिया तो उनकी संख्या बढ़ा दी। तो इसलिए आपने देखा ये नेचुरल सिलेक्शन। अब उनमें कोई लाइट वैरायटी या जो है डार्क वैरायटी कोई मार्क वैरायटी थोड़ी हुई थी कि
उसने उसको मारा या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और ये फलाना ढिकना, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, ये संख्या फैली कैसे थी वहां कि पहले धीरे धीरे जब वो गायब होने लगे तो उनकी संख्या फैलने लगी। ये रिप्रोडक्शन के थ्रू फैली थी ना, क्योंकि अब उनका रिप्रोडक्शन ज्यादा होने लगा था लाइट वैरायटी का, तो इसलिए उसके लिए वर्ड क्या बोला हमने, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। इसलिए मैंने यूज किया था कि जो नया जीन का जो फैलना होता है, जेनेटिक नोवेल्टी है नया जीन, क्योंकि जब लाइट वाला फैलने लग गया किसके थ्रू फैला, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जो उस माहौल में सूटेबल है वो ही अब अपने को रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, क्योंकि वो छिपा हुआ है, वो उसका माहौल उसको छिपा के रखे हुए है, उसको बचा के रखे हुए है। तो आपने देखा दोनों बातें प्रूव होती है, स्प्रेडिंग ऑफ जेनेटिक नोवेल्टी, क्योंकि जो लाइट वैरायटी आएगी उसके लिए कुछ और चीज जिम्मेवार है, डार्क आएगी उसके लिए कोई और जिम्मेवार है। तो आपने देखिए तो उस माहौल में जो बदलाव आया उसमें जेनेटिक नोवेल्टी न्यू जीन्स का, जेनेटिक नोवेल्टी न्यू जीन्स का, वो किसके थ्रू पहले, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, वो भी नेचुरल सिलेक्शन है। अच्छा, यहां देखिए नेचुरल सिलेक्शन क्रिएटिव फोर्स कैसे है इवोल्यूशन में, आपने देखिए क्योंकि ये बेटर एफिशिएंट जीन कॉम्बिनेशन को बनाता है। क्योंकि जब माहौल पहले जब कैसा था, पॉल्यूशन था, तो वो फेवर कर रहा था किसको, पॉल्यूशन किसको कर रहा था, डार्क वैरायटी, जो उस माहौल में वो कैमोफ्लेज कर रही थी फुल्ली। और जब जैसे जैसे माहौल कैसा हुआ, लाइट हुआ, पॉल्यूशन कम हुआ, तो वो फेवर किसको करने लगा, लाइट वैरायटी को। विस्टन बैक्टीरिया जो पेपर माउथ का एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल है। मैं अब इसी बातों को, इन्हीं को, इस वर्ड को मत भूलना बच्चों, ये दोनों बातों को, ये 1 और 2, ये है कहानी असली। और आप देख लेना बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे ये चीज नहीं मिलेगी तुम्हें। 10-10 लाख 15-15 लाख व्यूज होंगे, फलाने होंगे, फिर बच्चों को पता नहीं क्या महसूस होता है, जो लाके प्रिंट आउट ला करके पढ़ा देते हैं। हम नहीं पढ़ाते ऐसे, क्योंकि हम एक सेट एग्जाम्पल करते हैं बच्चे के सामने। ओके, चलो लेट्स सी नाउ। दोनों बातों को याद रखना है, दोनों का यूज करूंगा जो भी एग्जाम्पल दूंगा। अब देखिए मैं अब देता हूं पेपर माउथ का बहुत टिपिकल एग्जाम्पल है, आपके आता है। आपने एक पॉइंट नोट किया होगा अभी इसमें कि भाई जब वो डार्क वाली कैसे, क्या वो डार्क वाली पहले से मौजूद थी सर? दोबारा जब माहौल बदल गया था तो क्या लाइट वाली पहले से मौजूद थी या सभी खत्म हो गई थी? आपने एक बार नोट किया हुआ, मैंने कहा था 99%, इसका मतलब 100% गायब नहीं किया था। आपने चालाकी देखी यहाँ पे, इसका मतलब 1% वो जो वेरिएंट वैरायटी थी उस माहौल में कैसे कैसे बच गई थी। फिर बाद में उसको ऐसा जो अच्छा माहौल मिला तो 1% ने अपने आप को 90% या 99% पे ले आई। जब माहौल बदला तो ये वो माहौल बदलने का कहानी है, इन्वायरमेंट चेंजिंग का कहानी है। तो इन्वायरमेंट चेंज होने पे नेचुरल सिलेक्शन कभी उन जीन को सिलेक्ट करता है जो उस माहौल में सूटेबल होते हैं, कभी वो दूसरे जीन को सिलेक्ट करता है जो वहां पे फेवरेबल होते हैं। तो इसलिए तो कहते हैं फिर नई नई वैरायटी बन जाती है वहां। इसके बाद ये क्रिएटिव फोर्स है, जो स्पीसीज बना रही है और उसमें जो क्रिएटिव फोर्स हो रहा है उसमें फेवर किसको किया जा रहा है, बेटर जेनेटिक कॉम्बिनेशंस को, जो जीन उस माहौल में बेटर कर रहे हैं। इसलिए उनके लिए वर्ड था वो क्या करता है, एफिशिएंट जीन कॉम्बिनेशंस को क्या करता है, बनाता है, फेवर करता है, दैट फेवर्स। और वो फैलता कैसे है, रिप्रोडक्शन के थ्रू, जिसको डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन क्यों कहा, क्योंकि जो ज्यादा बेटर सूटेड होगा उसके ज्यादा इंडिविजुअल बचेंगे ना। और मान लो उसमें जो उसी माहौल वाला करता है तो वो तो खत्म हो जाएंगे, कम बचेंगे। इसलिए डिफरेंशियल मतलब एक सारा हो, डिफरेंशियल का मतलब एक सारा नहीं होता है। लाइट वैरायटी का कि कम स्पीसीज बचेंगे, मान लो उस माहौल में जब सूटी मतलब जो जहाँ पर जो डार्क बैकग्राउंड होगा, ये चीजें अब बहुत क्लियर होंगी जब मैं इसको अब फिर से बताता हूँ आपको। दोनों को मत भूलना उसके लिए। अब देखिए तो मैं पेपर माउथ का आपको बताता हूँ। पेपर माउथ का पूरा नाम होता है विस्टन बैक्टीरिया, विस्टन बैक्टीरिया पेपर माउथ टिपिकल एग्जाम्पल। मौत होती है इंसेक्ट, यानी आपको पता है ये किस पे रहती है, ये जो है ट्री के जो ट्रंक होते हैं उन पे ये लाइकन्स पे रहती है। लाइकन्स क्या करते हैं, आपने देखा होगा जो पॉल्यूशन के इंडिकेटर भी होते हैं लाइकन, क्या नहीं पढ़ा था
पोल्यूशन को इंडिकेट कौन करते हैं? लाइकन्स। एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लाइकन भी वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं, ये इंडिकेटर होते हैं। पर यहाँ लाइकन का रोल क्या है? वो क्या करते हैं? उन लाइकन्स पे रहते हैं। लाइकन्स जो है ट्री ट्रंक पे होते हैं, तो लाइकन कैसे होते हैं? लाइट कलर के, तो उनको ये खाती है, उन पे रहती है बैकग्राउंड में। तो कौन सी रहती है दिखाएंगे आपको। तो वेस्टर्न बेटुलेरिया की दो वैरायटी है, 2 वैरायटी। एक है डार्क वैरायटी और एक है लाइट वैरायटी। लाइट वैरायटी को कहते हैं, ये वेस्टर्न बेटुलेरिया तो दोनों के लिए आएगा। लाइट वैरायटी में कौन सी है? वेस्टर्न बेटुलेरिया टिपिका, टाइपिका या टिपिका, और डार्क वैरायटी को मेलानिक मॉथ भी कहते हैं। ये है वेस्टर्न बेटुलेरिया कार्बोनेरिया कार्बन के नाम पे कार्बोनेरिया, जिसे मेलानिक मॉथ भी कहते हैं। मेलानिक मॉथ, मेलानिक का ही मतलब है जो बहुत डार्क है। मैं आपकी जानकारी के बताऊं, 1850s में, बहुत से लोग कहते हैं 1850 मैंने क्यों बोला है, क्योंकि जो 1848 कहूँ ये ठीक नहीं होता, डिकेड में बोलना चाहिए। 1850 में इंग्लैंड में जो मैनचेस्टर है वहां पर आया इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या था बेटा? इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब वहां पर जैसे इंडस्ट्री डेवलपमेंट। ये वही काल है, आपको पता अंग्रेज जब भारत पर शासन करते थे, यहाँ पर रॉ मटेरियल उठा करके इंग्लैंड जाते थे, वहां तो इंडस्ट्रियल आया और यहाँ खून चूसा जा रहा था इंडिया का। ये वही टाइम पीरियड है, मैं हिस्टोरिकल से जुड़ रहा हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए ये कौन सा काल है जो महान अंग्रेजों का दिया हुआ काल। तो 1850 में मैनचेस्टर में क्या आ रहा था? इंडस्ट्रियलाइजेशन। उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ कि जो माहौल था, इन्वायरमेंट, वो बदल गया। जो पहले जो लाइफ था वो कैसा हो गया? फ्रूटी। फ्रूटी का मतलब है फुल ऑफ कार्बन्स, यानी एसिड्स, जिससे पूरा काला काला सा हो जाना, काला हो जाना माहौल। अब काले माहौल में क्या होता है? अब ये जो लाइट वैरायटी थी उस माहौल में ज्यादातर कौन सी थी? लाइट वैरायटी। वो तो पिकअप होनी चालू हो जाएंगी, क्योंकि बर्ड्स मौत को खाते हैं। बर्ड्स प्रीडेटर हैं किसके? मौत के। तो पक्षी जब उड़ के जाते थे उस माहौल में, पक्षियों को वो मौत जो है दिखाई नहीं देती चलती थी। क्यों? 1850 से पहले उनकी सर्वाइवल वैल्यू बहुत थी, क्योंकि माहौल कैसा था? लाइट। और लाइट में जो है वो लाइकन्स पे थे, तो उनको कुछ हो नहीं रहा था, बच रही थी वो सभी। अब हुआ क्या? जैसे 1850 में पहली बार कोई डार्क वैरायटी दिखाई दी, डार्क वैरायटी दिखाई दी, और वो डार्क वैरायटी जैसे धीरे धीरे जब पॉल्यूशन बढ़ता गया तो इसकी संख्या भी बढ़ती गई, और क्योंकि रिप्रोड्यूस के चांस होते रहे तो उस माहौल में नहीं दिखती रही। और जो टिपिका थी, जो लाइट वैरायटी थी, उनको बर्ड्स जो पिकअप करते रहे, तो उनको तो जो कैमोफ्लेज करने का चांस नहीं मिल रहा था उस माहौल में, वो तो दूर से दिख जाती थी, उनको वो खा लेते थे बर्ड्स जो है, ऐसी मौत को खा लेते थे लाइट वैरायटी को। तो माहौल कैसा हो चुका है? शूटी। तो वो जो बैकग्राउंड है पीछे का वो कैसा है? शूटी या डार्क। तो डार्क में लाइट तो बिल्कुल दूर से दिख जाएगा ना, तो इसलिए उस मौत को पिकअप करना आसान था बर्ड्स के लिए, तो उनको खा जाते थे। तो धीरे धीरे उनकी संख्या हुई कम, पर डार्क वैरायटी धीरे धीरे बढ़ने लगे। और 50 साल के भीतर विद इन द 50 years जो 1% अपीयर हुई थी पहले बार में 1850 में या 1848 में या उसमें अपीयर थी, वो धीरे धीरे डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन से वहां का स्टैंडर्ड फीचर हो गई, और 50 साल में वो जा करके, यानी जो 90s के शुरुआत में आते आते वो कितनी हो गई? 90% से ओवर, तो स्टैंडर्ड फीचर हो गई। इसको किसने फैलाया? ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन। इस पर कौन ऑपरेट कर रहा है? नेचुरल सिलेक्शन।
अच्छा, जो माहौल बदला है ये किसलिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन का हुआ ना, इसलिए इसे इंडस्ट्रियल मैनेजरिज्म भी कहते हैं। इसलिए इसमें हमने आपको इंडस्ट्रियल मैनेजरिज्म, क्योंकि इंडस्ट्री खुलने से माहौल जो डार्क हुआ उसके कारण जो लाइट वैरायटी थी वो मेलोनिक में बदल गई, मेलोनिक वैरायटी, इसलिए नाम पड़ा इंडस्ट्रियल मैनेजरिज्म। तो इंडस्ट्रियल मैनेजरिज्म किसका एग्जांपल है? नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, इसकी स्टडी की है, वास्तव में ऐसा हुआ नहीं हुआ। दो साइंटिस्ट थे, फोर्ड एंड कैटरवेल, उन्होंने इसको बहुत वेल स्टडी किया। ये नाम मत भूलना, फोर्ड एंड कैटरवेल ने दोनों ने ये स्टडी किया और स्टडी करके वो इस नतीजे पहुंचे कि हाँ भाई ऐसे ही हुआ। अब क्योंकि हंगामा मचने लग गया, अब आपने देखा तो उस समय एनवायरमेंट किस कॉम्बिनेशन को फेवर कर रहा था? 1850 से पहले वैरायटी तो थी, किसको फेवर कर रहा था? लाइट वैरायटी, क्योंकि माहौल लाइट था। और जैसे ही बदलाव आया माहौल में तो उसने फेवर किसको करना चालू कर दिया? डार्क वैरायटी। डार्क वैरायटी वहां पर उसको ज्यादा क्या प्रोवाइड करती है? सर्वाइवल वैल्यू, अडैप्टिव फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है इस माहौल में। तो नेचुरल सिलेक्शन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, इसलिए किसका एग्जांपल हुआ? डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन या प्रोग्रेसिव नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि धीरे धीरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन की जो संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसलिए जो दूसरे किस्म का नेचुरल सिलेक्शन था उसका भी एग्जांपल हुआ। अब क्या हुआ सुनिए, 1900 में आने के बाद अब इतना माहौल बेकार हो गया तो लोगों में हंगामा स्टार्ट हुआ, बोला भाई ये पॉल्यूशन बहुत फैल चुका है, इसको किए। तो 1950 में इंग्लैंड में एक्ट पास हुआ, एयर एक्ट, क्लीन एयर एक्ट। उस एक्ट के मुताबिक उन्होंने इंडस्ट्री को बाहर फेंकना चालू किया, और जैसे इंडस्ट्री को बाहर फेंकना चालू किया तो उस समय धीरे धीरे किसकी अब ये कंडीशन क्या हो गई? रिवर्स। रिवर्स का मतलब अब माहौल कैसा होना चालू हो गया? लाइट विदाउट शूटिंग। जब विदाउट शूटिंग होगी तो संख्या किसकी बढ़ती जाएगी? लाइट वैरायटी की, क्योंकि उस माहौल में वो बेटर शूट करती है। तो अब उनकी संख्या धीरे धीरे इंक्रीज हो गई। तो ये किसका एग्जांपल है? जिस्टन मैक्यूलेरिया वाला जो पेपर मौत का एग्जांपल होता है, ये इंडस्ट्री मैनेजमेंट करता। पर आपने एक पॉइंट नोट की थी कि कभी भी वेरिएंट कंप्लीटली विप आउट नहीं हुए थे, यानी वो एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी में जब भी वहां मौजूद थे, अगर वो वहां नहीं होते तो वो अपने रिप्रोड्यूस करके वो फिर उसमें स्टैंडर्ड फीचर कैसे बनाते? इसलिए ये बात ध्यान रहे कि जो वेरिएंट्स भी जो हैं, वेरिएंट्स भी जो है उस नेचर ने देखो कितनी कैरेक्टरिस्टिक कर रखी है कि नेचर में जो वेरिएबिलिटी पहले से मेंटेन्ड है। वो एक और बात है कि किस माहौल में कौन सूटेबल करता है तो उसको वो ज्यादा सिलेक्ट करता है, उन बेटर कॉम्बिनेशन ऑफ जीन को ज्यादा सिलेक्ट करता है, पर लोएस्ट एफ पे वेरिएंट को भी रखता है, क्योंकि कभी माहौल बदलने पे आने पे वो लोएस्ट है भी आगे जाकर स्टैंड कर सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान में कहावत है ना, कभी कभी भाई खोटा सिक्का भी काम दे जाता है, ये कहते हैं ना। तो वो खोटा सिक्का जो हमारे गाँव में देहातों में बोला जाता है ना, वो खोटा सिक्का मतलब है कभी कोई मान लो कोई बेटा नहीं है हमारा जो एफिशिएंट है, जो काम कर रहा नहीं है, पर एक बेटा जो रोज लड़ता है और आदमी बहुत परेशान है, उसको चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। तो हम कहते हैं भाई आ गया, आज देख लो बड़ा तो बेटा हमारा बाहर गया हुआ है, बाहर विदेशों में गया हुआ है, अब तो ये खोटा सिक्का ही काम हमारा है। जिसे हम पूरी जिंदगी भर कहते रहे कि नालायक है, डायक है, कुछ नहीं करता है। मालूम पड़ा जिस इंटेलिजेंट बच्चे को हम कहते थे बड़ा इंटेलिजेंट है, वो तो जाके यूएसए में सेटल्ड हो गया, अपने बच्चों के साथ रहेगा, ना माँ बाप की खैर लेता है, कुछ रहा है। तो जिस बच्चे को माँ बाप जो शुरू से जिंदगी में बेकार है कह रहे थे, अब वही उनके काम आ रहा है। तो अब वो क्या मन में सोचते हैं, जिसे हम खोटा सिक्का कह रहे थे आज यही काम आ रहा है। तो क्यों? क्योंकि उस समय तो वो अच्छा लगता था, तो माहौल ऐसा था, वो पढ़ाई करता था, बड़ा अच्छा करता था। अब क्योंकि माहौल बदल गया, बूढ़े हो गए, वो विदेश चला गया, उसको पेरेंट्स से इंटरेस्ट नहीं आया, माहौल बदल गया इतने साल के बाद में। तो वही है कि वो जो माहौल जैसा था उस माहौल में नेचर उन वैरायटी को सिलेक्ट करता है, वहां वो कॉम्बिनेशन कैरेक्टरिस्टिक उसके लिए बेनिफिट होती है। अब ये बताओ, जब माहौल होता लाइट और उसमें वो डार्क वैरायटी को फेवर कैसे कर सकता था? नहीं कर सकता था ना। अच्छा, जब माहौल दूसरा बढ़ गया तो नेचर किसे फेवर करे? ये बिल्कुल ऐसे है, किस समय क्या होगा? अब ये बताइए, एक बार
कंपटीशन हो रहा है, एक मिनट सुनिए आप, इसको दूसरी भाषा में कहूँ, एक कंपटीशन होगा, एक मैं हूँ मोटा सा आदमी और एक है कोई पतला आदमी बहुत ज्यादा, ये कहा जाए भाई ऐसा है कि तुम्हें खाना है, कौन ज्यादा खाएगा, तो मान लो एक जो मोटा आदमी इसलिए हो रहा है वो ज्यादा खाता है तो उसको कंपटीशन छोड़ देगा जब एक खाने की बात आई। और एक बार ये हुआ कि नहीं पेड़ पे चढ़ना है तो मोटा आदमी पीछे रह जाएगा, पतला आदमी चढ़ जाएगा ना। तो बात समझ में, किस माहौल में कौन सी चीज कैरेक्टरिस्टिक बेनिफिशियल है, ये वो माहौल तय करेगा कौन सूटेबल है। अगर चढ़ने की बारी आएगी तो सिलेक्ट किसे किया जाएगा, पतले को, भाई इसको सिलेक्ट कर लो, जल्दी चढ़ जाता है, क्योंकि कोई पीछे से भाग रहा है तो वो बच जाएगा उस माहौल में। मान लो अगर शेर भाग रहा है किसी के पीछे तो पतले वाला बचेगा ना माहौल में, फायदा उसको है ना। तो ऐसे बताता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक हमेशा एक ही फेवरेबल होगी। अरे किसी माहौल में कोई कैरेक्टरिस्टिक फेवरेबल होती है, जब माहौल बदल जाता है, जो पहले माहौल में फेवरेबल थी वो होकर के जो वहां नहीं हो सकता वो दूसरी हो जाए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपने जो इंडस्ट्रियल मैनेजरिज्म में देख लिया, करेक्ट है, ओके। और सेकंड एग्जांपल और पेश करता हूं। अच्छा पढ़ाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है बेटा, क्योंकि ये तुम्हारे एनसीईआरटी में था जो था कि हाँ ये बात जरूर है कि जो वेरिएंट्स होते हैं वो कंप्लीटली विप आउट नहीं होते। अब देखिए अगला एग्जांपल, देखिए आपके एग्जांपल में एक एग्जांपल है कि जो है इंसेक्टिसाइडल रेजिस्टेंट, इंसेक्टिसाइडल कह लो या और पेस्टिसाइडल कह लो, पेस्टिसाइडल रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ मॉस्किटो और इंसेक्ट टू DDT and BSC, या ड्रग रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन या माइक्रोब्स। यानी किसी ड्रग से माइक्रोबियल क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो है इंसेक्टिसाइड में ड्रग हम कहते हैं, जैसे हमें ये किसी रूम में मच्छर होते हैं और हम मच्छर मारने की एक कोई क्वाइल ले आए, हम लगा दें, हमने क्या देखा मच्छर गायब हो गए, पर फिर भी आप देखो एक आध मच्छर उसमें कभी नहीं रहा। कुछ टाइम बाद आपने अगर वो क्वाइल नहीं बदली तो कुछ टाइम बीतने के बाद में वहाँ मच्छरों की संख्या जैसे 10 दिन 15 दिन बाद में उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। कुछ होता है क्यों? इसका मतलब वो जो मच्छर था रेजिस्टेंट था, मतलब उस क्वाइल से, क्या वो क्वाइल के कांटेक्ट में आने के बाद हुआ है? पहला क्वेश्चन। या वो पहले से ही प्रेजेंट था जब वो इन्वायरमेंट में नहीं थी क्वाइल? एक क्वेश्चन ये होगा। या DDT हमने मारी मच्छरों पे, उसके बावजूद कुछ मच्छर बचे, क्या वो DDT से इनकाउंटर करने के बाद बचे हैं या वो पहले से थे? जब DDT नहीं थी तब भी वो उस माहौल में थे, इसलिए जो DDT से रेजिस्टेंट पहले से थे, DDT के कांटेक्ट में आने से पहले से मौजूद थे, वो बचे हैं। और धीरे धीरे फिर उन्होंने अपने को क्या कर लिया है, DDT का माहौल हो गया है तो पहले से प्रेजेंट थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को रिप्रोड्यूस कर करके अब इतनी ज्यादा संख्या बढ़ा ली। या वो DDT के कांटेक्ट में आने के बाद जब बहुत से मच्छर मर गए और उन्होंने फाइट करा, कुछ मच्छर DDT से काउंटर करने के बाद बचे। क्वेश्चन ये होता है, मैं प्रूव करूंगा। इसका मतलब क्या है कि जो म्यूटेशन है वो म्यूटेशन जो है, क्योंकि जो वेरिएशन है DDT से बचना मतलब वेरिएबिलिटी का होना, या वेरिएशन है ये प्री अडैप्टिव है या पोस्ट अडैप्टिव है।
पोस्ट अडैप्टिव का मतलब है उन्होंने इनकाउंटर किया, उसके बाद में वो कैपेबिलिटी आई, यानी उन्होंने एडजस्टमेंट कर दिया, वो है पोस्ट अडैप्टिव। प्री अडैप्टिव का मतलब है कि वो जो था संख्या पहले ही मौजूद थी। अब कहोगे वो संख्या कितनी थी? बहुत कम थी, क्योंकि उस माहौल में डीडीटी नहीं थी, तो उनकी संख्या ऑफ कोर्स कम होगी। नेचर क्यों सेलेक्ट करेगा उसको? पर वो थे, वो वेरिएंट थे वहां, चाहे 1% थे, पर थे वो। अच्छा, तो वो था पहले से प्रेजेंट थे, तो उसे कहेंगे प्री अडैप्टिव। तो क्या वो वेरिएशन, क्या वो म्यूटेशन प्री अडैप्टिव है या पोस्ट अडैप्टिव है? ये कहानी बताई जाती है ड्रग रेजिस्टेंट वैरायटी में और इनके केस में। तो इसी एक्सपेरिमेंट में लेडरबर्ग ने एक्सपेरिमेंट किया था, जो मैं करने जा रहा हूं। ओके, वो बात बताने जा रहा हूं। ठीक बात है, ये देखना है। अभी से मैं नहीं बता रहा वो क्या है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं वो क्या है। मैंने एक स्मार्टनेस देखना वो क्या है, वो बात बताऊंगा आपको, ध्यान से देखना। मैंने एरो कहां मारा है? रेड, वो आंसर है इसका, पर कैसे है वो बताएंगे आपको। आप देखो इसमें एक तो ये है ब्लैक, एक रेड, तो रेड मारा, ये आंसर है एक्चुअली। वो कैसे, वो तो प्रूव करना है मुझे। इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था, दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, जिसे हम लेडरबर्ग एंड लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। जैसे एक का नाम था जोशुआ जैसे क्या यार नाम है उसका, जोशुआ लेडरबर्ग, और एक है एस्थर लेडरबर्ग। ये दो लोग थे जिन्होंने काम किया था। पुरानी एनसीईआरटी में ये एक्सपेरिमेंट है पूरा, ये सच, और तुम्हारे इसमें भी है, पर तुम्हें पता नहीं है, तो ध्यान से देखो, जमा भी पड़ेगा। खाऊंगा, मैं प्रूव करूंगा, एनसीईआरटी में करके दिखाऊंगा। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो सुनिए। उन्होंने ये बताया था वेरिएशन हैज द जेनेटिक बेसिस। वेरिएशन किसकी? वेरिएशन का मेन काज कौन है? म्यूटेशन। तो आप म्यूटेशन कह सकते हैं। वेरिएशन ओब्लिक म्यूटेशन हैज द जेनेटिक बेसिस, यानी जो म्यूटेशन होती है उसका वो जीन में होती है, उसका जेनेटिक बेस है, यानी वो अगले जेन से अगले वो जीन में जीनोटाइप में होती है। और क्या ये जेनेटिक बेसिस कैसा है? प्री अडैप्टिव, एंड इट इज प्री अडैप्टिव। प्री अडैप्टिव यानी अडैप्टेशन से पहले, यानी वो जो वेरिएंट है, चाहे वैसा माहौल है चाहे नहीं है, वो पहले से मौजूद है नेचर में। हाँ, पर वो क्योंकि वैसा माहौल नहीं है तो इसलिए वो सिलेक्ट नहीं किए गए, वो एक कम संख्या में मौजूद है। पर जैसे ही माहौल उनके मुताबिक होगा तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। जैसे ही माहौल बदलोगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो नेचर जब उनको सिलेक्ट कर लेगा। पर जब वो ऐसा माहौल नहीं तो उनको सिलेक्ट करके क्या करेगा नेचर, तो इसलिए वो कम संख्या में है। ये बात तुम होगी कैसे, वो मैं बताता हूँ। यानी आप ये बात याद रखना इसका कि वेरिएशन या म्यूटेशन है। मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर क्या करते हैं, है तो ये म्यूटेशन, एक्चुअली क्या होता है, एग्जामिनर क्या करते हैं, कई बार वेरिएशन लिख के भेज देते हैं। इसलिए मैं पीएमटी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों वर्ड यूज कर देता हूँ। तो वेरिएशन म्यूटेशन को मैंने एक ही बात क्यों लिखा है, क्योंकि वेरिएशन का मेजर काज कौन होता है? म्यूटेशन। इसलिए मैंने किया ये बात। ठीक है ना बच्चों, कोई हेयर देयर मत घूमना, क्लॉकवाइज, कंफ्यूजन में मत रहो। ठीक है, मैं कहता हूँ उसको हेयर देयर और क्लॉकवाइज में वहीं घूमते रहे, मालूम पड़ा है क्या कह रहे हैं, वो मत करना। तो एक्सपेरिमेंट था वो सुन लीजिए। उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो था ड्रग रेजिस्टेंट वैरायटी। आप जानते हैं ई कोलाई होती है। उन्होंने क्या किया था एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया था, अगर एक प्लेट ली, ये रही अगर प्लेट, अगर जो कि एक पॉलीसेकेराइड होता है, एलगी से ही मिलता है, रेड एलगी से ही आपने सुना होगा। ये अगर प्लेट है, अगर और इसमें अगर प्लेट में उन्होंने ग्रो की कॉलोनी, किसकी? आप सिंपल लीजिए ई कोलाई या बैक्टीरिया, आप कोई वर्ड यूज करते हो, बैक्टीरिया और ई कोलाई। तो उन्होंने जब कॉलोनी ली, देखिए आप एक मिनट के लिए, तो वो सभी क्लोन होंगे क्योंकि एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो सभी। तो उन्होंने क्या देखा, तो कॉलोनी ग्रो करी, तो ये यहाँ ऐसे कॉलोनी बन गई, ये सभी यहाँ बन गई, यहाँ बन गई,
यहाँ बन गई, यहाँ बन गई, यहाँ बन गई, यहाँ बन गई, एक कॉलोनी यहाँ बन गई। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये कॉलोनी बन गई अगर अगर प्लेट में, ठीक है। इस प्लेट को नाम दिया हमने मास्टर प्लेट, तो सबसे पहले वाली प्लेट मास्टर। एक वुडन ब्लॉक लिया, वुडन ब्लॉक जैसे होता है वुडन ब्लॉक, और ऐसा ही गोल लिया तो इसमें बिल्कुल फिट आए, और उसके ऊपर एक माउंट कर दिया थिन वेलवेट, बिल्कुल एक थिन वेलवेट क्लॉथ होता है, बहुत हल्का सा वेलवेट, थिन वेलवेट माउंटेड ऑन दी वुडन ब्लॉक। आपने देखा ना वहां पे आजकल कोरोना में स्टैम्प मारा, बराबर में स्टैम्प का स्टैम्प देते हैं, आपने देखा होगा। ये पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, ये जाके आते हैं, जब कोई स्टैम्प मारते हैं, कहीं से चिट्ठी आती है तो कहते हैं हाय रे एक TV चला है रे, लकी रे, बराबर स्टैम्प मारे चले जाते हैं, है ना। तो वो ये वुडन ब्लॉक ऐसा है, यूं कर रखा आगे को, यूं करके, और आगे से ये गोल हो, आगे से ये गोल हो, यूं लिख लिया हाथ में वुडन ब्लॉक, और इस पे यूं बिल्कुल इम्प्रिंट्स बनाए और यूं छापते चले जाएं दुनिया की गोल में, वो है। तो इसको ये वुडन ब्लॉक ये गोल में है, बिल्कुल ऐसा ही गोल है। अब इसको हाथ में पकड़ लिया, यहाँ ही कर लिया, और आराम से यहाँ पर कुछ हमने प्लेट ली, कौन सी ली, अगर प्लेट्स, यानी 1 2 3, जैसे 3 लेटी। अब ये इस मास्टर प्लेट से अब क्या किया, इसको वुडन ब्लॉक को उठाया और यहाँ से जेंटली प्रेस किया आराम से, ताकि वही बिल्कुल यूं इम्प्रिंट्स आएंगे। जब उन प्रिंट्स को इन पे मारा जाएगा तो क्या होगा, ये कुछ और प्लेट है, प्लेट नंबर 1, प्लेट 2, प्लेट 3, ये कौन सी प्लेट है। अब ये क्या किया हमने, वुडन ब्लॉक जेंटली इसको यहाँ किया, उसके बाद एक स्टैंप लेकर के इस पे मार दी, स्टैंप इस मार दी, हर एक में क्या है आधार में किया। तो जब ये मारेंगे स्टैंप तो ये कॉलोनी बिल्कुल इम्प्रिंट्स वहीं आएंगी ना, अपनी रहूंगी जहां ये पहले थी, वैसी ये इम्प्रिंट्स यहाँ आ गई, ये 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 यहाँ आ गई, एक इसकी जो है ये यहाँ आ गई, बिल्कुल लाइक बाई यहाँ आएंगे। यार ये बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए बिल्कुल वही पोजीशन से तो इन प्लेट्स को क्या बोला मैंने, रेप्लिका प्लेट। तो ऐसी है नहीं बिल्कुल, इसलिए इनको क्या नाम बोल दिया मैंने, रेप्लिका प्लेट्स। इसलिए मैंने बच्चों इसको रेप्लिका प्लेट बोल दिया, क्योंकि वही इम्प्रिंट्स बाकायदा इम्प्रिंट है। इन प्लेट में कुछ नहीं है, अगर मीडिया था। अब एक्सपेरिमेंट चालू होता उनका, कैसे, उसने पहले क्या किया कि एक प्लेट ली, अगर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट। उसने पहले से उन्होंने क्या कर रखा, पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन ऑब्लिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, आपको जो वर्ड पसंद हो आप वो सिलेक्ट कर लेना। अब मैं आगे से एक ही बोलूंगा, तो उन्होंने इसमें से एक कोई एंटीबायोटिक पहले उस माहौल में डाल दी, अगर उन्होंने पहले से रख दिया, तो इसका मतलब यहां तो माहौल अलग है, आपने देख लिया ना, इसका माहौल अलग है और इसका माहौल अलग है, दोनों का माहौल अलग है, इन्वायरमेंट, इन दोनों का माहौल अलग अलग है बच्चों। अब क्या कर दिया उसने, जब इसमें ये पेंसिल पहले से पड़ी हुई है इसमें, ऑलरेडी पहले से माहौल में, और उसने जेंटली ये प्रेस करके, इसी में से एक जेंटली प्रेस करके, इससे जेंटली प्रेस करके, यहाँ से ले सकते थे, यहाँ से भी ले सकते थे, कहीं से ले सकते थे, एक जेंटली से इस पर इम्प्रेस मार दिया हमने। तो शुरू में तो ये पेंसिल में सभी ऐसे ही अपीयर होंगी, ये अपीयर होंगी, कुछ देर में ही बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से क्या हो गया, कुछ ही एक मिनट के भीतर ये सब डिसअपीयर हो गए, ऑल डिसअपीयर्स,
और कौन सी बच्ची बची है? सेंटर वाली बची। बाकी ये जो थी, ये सब यहां वाली जो दिखाई दे रही थी कॉलोनी, ये वाली ये एक एक करके थोड़े थोड़े दो एक एक से दिखा रहा हूं। ये क्यों दिखा रहा हूं आपको, ये मालूम पड़ेगी डिसअपियर हो रही है। ये सब क्या हो रही है? डिसअपियर। ओनली वन इज लेफ्ट बिहाइंड। ये सेंटर वाली बची। अब क्वेश्चन उठता है, ये सेंटर वाली बची ये हुआ क्योंकि ये पहले से पेंसिलिन था और इसमें हमने डाल दिया। अब क्वेश्चन उठता ये है, क्या कोई पेंसिलिन पहले से और उसके बाद में ये सब कॉलोनी इसमें ग्रो की है? अब क्वेश्चन उठता है, क्या ये पेंसिलिन, ये जो इनका सबका सामना जब पेंसिलिन से हुआ तो उस पेंसिलिन से सामना करने के बाद ये कॉलोनी बची, या ये पहले से ही पेंसिलिन रेजिस्टेंट थी? हे भाई, कहने का मतलब ये तो सब डिसअपियर हो गई, ऑल दी कॉलोनी, ऑल डिसअपियर एक्सेप्ट वन इन सेंटर। हियर यहां पर जो बढ़ाया जा रहा है उसमें तो सेंटर में है, वो में कोई सी भी ले चल सकता। तो अब क्वेश्चन उठता है, क्या ये कॉलोनी पेंसिलिन से इनकाउंटरिंग करने के बाद बची है और बाकी उसका सामना नहीं कर सकी पेंसिलिन का, या ये पेंसिलिन वाली कॉलोनी पहले से प्रेजेंट थी? ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो इसके लिए मैं आपको बता सकता हूं। अब क्या कीजिए, आप ये जो प्लेट बनाई थी ना, इसमें आप क्या करिए, अब आप डालो इसमें बड़ी वाली जो इलेक्ट्रिक का है प्लेट, तो आपको देखना है, कंफर्म करना है, तो आपने क्या किया, इसमें डाल दी पेंसिल, इलेक्ट्रिक का है पेंसिल। आपने क्या देखा, जब बाद में डाली पेंसिल, जैसे पेंसिल इसने डाली तो क्या मालूम पड़ा कि धीरे धीरे ये डिसअपियर होने लग गई, ये डिसअपियर हो गई, डिसअपियर हो गई। और बची कौन सी? यार वही कहानी सेम आ रही है, बची वो सेंटर वाली की पूरी, ये फिर बच गई सेंटर वाली, सेंटर वाली फिर बच गई। यार अगर इनकाउंटरिंग से होती पर दिमाग में आ रहा है तो जरूरी थोड़ी है हर बार सेंटर वाली बचेगी, ये भी तो बच सकती थी, क्योंकि तो इनकाउंटरिंग कर रहा था ना पेंसिल, जब सामना हो रहा था तो हर बार यही कॉलोनी वही बिल्कुल उसकी इन्फ्लुएंस ये बच रही है, वो भी फिर ये बच रही है। अगर वो इनकाउंटरिंग से बचती तो ये भी बच सकती थी, हमारी बच सकती थी, कोई बच सकती थी, वही क्यों बच रही है? इसलिए मतलब वो पहले से है, अभी भी आप सोच नहीं है, तो फिर क्या करो, कोई बात नहीं, अगली जो प्लेट नंबर 2 में और डाल दो पेंसिल। जब और डाला फिर क्या मालूम पड़ा, फिर भी यही बची सेंटर वाली, अगले में डाला प्लेट में फिर भी सेंटर वाली बची, तो बार बार वही बच रही है। और कोई अरे भाई अगर इनकाउंटरिंग से बचती तो कभी तो कोई दूसरी इनकाउंटरिंग से बच जाती कॉलोनी, माने इसका मतलब वो जो कॉलोनी थी वो पहले से प्रेजेंट थी। और सुनो लास्ट में, सबसे लास्ट में देखो जो मास्टर प्लेट है, लोग इसमें डाल देते हैं जिससे सभी ये रेप्लिका नहीं है, तो जब जैसे इसमें डाले तब भी ये सेंटर वाली बची, तो अब ये कंफर्म्ड हो गया 100% कि ये कॉलोनी कोई पेंसिलिन के कांटेक्ट में आने के बाद रेजिस्टेंट नहीं हुई है। क्यों? अगर वो रेजिस्टेंट होती तो उसका कोई प्लेस इतनी सारी प्लेट में से कहीं तो डिफर करता, पर वो प्लेस सिर्फ एक वही आ रहा है। तो इसलिए क्या है, ये जो नेचर में ये कॉलोनी पहले से प्रेजेंट थी, इसका मतलब कि ये जो म्यूटेशन है या ये है, ये क्या प्री अडैप्टिव है, यानी माहौल में काउंटरिंग करने के बाद आता तो होता अडैप्टिव या पोस्ट अडैप्टिव होता, अडैप्टेशन काउंटरिंग बाद, क्योंकि ये तो पहले से थी ना, पेंसिलिन के कांटेक्ट में आने से पहले से ये वेरिएंट कॉलोनी थी, तो ये किसका एग्जांपल होगा, प्री अडैप्टिव। आई फील कि सही बच्चों को ये क्लियर हुआ होगा कि प्री अडैप्टिव क्या कहा गया है। आगे बात समझ में, तो इसे एक्सपेरिमेंट से क्या मालूम पड़ा? अच्छा, और ये लॉजिकली भी ठीक है। आप ये बताओ उस माहौल में, जब माहौल मतलब इन्वायरमेंट में, जब इन्वायरमेंट में भैया जब पेंसिलिन नहीं थी उस माहौल में, तो उसको पेंसिलिन वाली कॉलोनी को ज्यादा बनाने का औचित्य क्या था? तो नेचर में रही आई थी, तो जब पेंसिलिन नहीं थी तो ज्यादा कॉलोनी जो बैक्टीरिया थी, इकोलाई थी, वो कौन सी घूम रही थी कि जो इससे रेजिस्टेंट नहीं थी। पर जैसे ही माहौल बदला तो वो तो जो होगी गायब हो गई, वो जीन जो है, वो जो जीन थे, अब वो जीन वाले जो पहले वाले जो जीन थे वो तो फेवर नहीं कर रहे हैं,
अब तो जो न्यू कॉम्बिनेशन जीन है अब वो फेवर करेंगे जो रेजिस्टेंट होंगे किससे, उस पेनिसिलिन से या उस एंटीबायोटिक से, वो फेवर करेंगे। अब वो धीरे धीरे अब यही जो है धीरे धीरे फैल जाएंगे। यही तो कहा है आप सुनो, डॉक्टर कहते हैं कि जो आप जो एंटीबायोटिक का जो है यूज जो है व्हिमसिकल मैनर में ना करें, मर जाए बोले जाता कि जो सर्दी खांसी हो एंटीबायोटिक ले आया। अगली बार क्या हो जाएंगी कि जो आपकी बॉडी के अंदर जितनी जो है जो ई कोलाई जो माइक्रोबियल हैं अंदर, आप जानते हैं, आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि जो माइक्रोब आपके पेट में हैं वो 3 किलो से ज्यादा हैं। कहीं होश में हो मता, तो इतने सारे माइक्रोब हैं। आज तक आपको बता नहीं होगा, ये बात मैंने बता दी, पूछ लेना किसी से तुम। तो ये जो माइक्रोब हैं आपके जो है इंटेस्टाइन में सब जगह पे हैं, तो क्या हो जाता है इन पर जब आप बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक खाएंगे तो उस माहौल में कुछ ऐसे भी होंगे वहां जो पहले उनसे ड्रग से रेजिस्टेंट होंगे, फिर उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो आप एक खाम खा के उनको, और ये गुड माइक्रोब्स बहुत हैं। बात समझ आई आपको? तो इससे हमें इस एक्सपेरिमेंट से क्या मालूम पड़ा, रेटरी का पेटिंग, हमें ये मालूम पड़ा भैया कि जो नेचुरल सिलेक्शन, एक तो जो नेचुरल सिलेक्शन का ये एग्जांपल है तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और नेचुरल सिलेक्शन में भी कौन सा नेचुरल सिलेक्शन है, ये डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन है ना, एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तुम जब नहीं था तो वो फैल रहे थे, वो था तो वो फैल रहे थे, ये हो गए दोनों एक्सपेरिमेंट टू का, दोनों एक्सपेरिमेंट है पुराने एक्सपेरिमेंट कंबाइन में इस तरह होता है नेचुरल सिलेक्शन। देख लिया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ऐसे ही आपने वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, अब आपने क्या किया कि डीडीटी जो आपने मार दिया तो उसमें कुछ मच्छर बच गए, जिसमें अब आपको मालूम पड़ेगा वो मच्छर कोई डीडीटी से इनकाउंटर की बात नहीं बचे हैं, वो पहले से थे डीडीटी रेजिस्टेंट। अब एक जब डीडीटी वाले माहौल में अब वो आपस में क्या करेंगे, बीड करेंगे, बीड कर करके और जो डीडीटी रेजिस्टेंट वैरायटी बना देंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप डीडीटी नंबर, अब आपने बीएससी मार दी, अब क्या होगा उसमें एक आदमी कोई बीएससी से रेजिस्टेंट होगा पहले, अब वो जो वो फैलेगा अपनी एसिडिटी करेगा आगे जाकर के। तो इसलिए आपको बताऊं, आप सोचेंगे मच्छरों को मार देंगे आप, कोई भी जो कॉइल ले आओ, आजकल कॉइल आ रही है, टोरटॉइल मगरमच्छ छाप भी आ रही है, कछुआ छाप आ रही है। मैं कहता हूं तुम सांप छाप ले आओ, अगर मार दो सभी मच्छरों को, कछुआ छाप, मगरमच्छ छाप, सांप छाप ले आ, तू जा जाकर के नाग छाप ले आ, घर मार दे तुम सभी को। अरे तुमसे पहले आए थे, कैसे मर जाएंगे, वैरायटी है पहले ही, जो फिर वो वैरायटी ज्यादा फैल जाएगी। इसलिए मच्छरों से लड़ो मत, बचो उनसे, इसलिए प्रिवेंशन बेटर है ह्यूमन के लिए। इसलिए भैया बच के रहो इनसे, आई बात समझ में? इसलिए मच्छरों से लड़ा नहीं जाता, बचा जाता है, ये सीख लो। इसलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तुम सोचते हो फिनिश कर दो, हो नहीं सकता। क्यों भाई, अब ऐसे ही तुम मच्छरों से बचाने वाले होते हो, तुम दुनिया भर की डीडीटी फॉक्स सब डालते हो और डेंगू को मार फलाना हर साल क्यों फैलते हैं, सीजन आने पर इसमें कंप्लीटली विप आउट नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन में कोई भी चीज कंप्लीटली विप आउट नहीं हो रही है, वो एक वेरिएंट अभी भी मौजूद है। आई बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो ये मैंने बेटा ये पुराने एग्जाम्पल भी थे, अब भी दिया हुआ वो भी था। इसमें एक मैं आपको सेंटेंस दिखाऊंगा लिख करके, ये मुझे एक सेकंड देना, मेरा बेटा बैठा हुआ तो उससे मैं लेकर ले लेता हूँ। एक देखिए वो बनाता है इसको, उसमें आता है। देखिए इसमें बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में 2 वर्ड लिखे हुए हैं, एक देखिए आप, मैं आपको एक दिखाता हूँ, इसमें तो आपको मालूम पड़ेगा। इसमें बेटर एफिशिएंट, अब आपने जो कहा था ये जो फैलेंगे बार बार धीरे धीरे किसके थ्रू फैलेंगी, कॉलोनी जैसे वो फैली थी, इंडस्ट्री मैनेजर में देखी थी, वो संख्या बढ़ रही थी, जिसके थ्रू बढ़ रही थी, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन के एक माहौल में ये भी होता। और नेचर किसको सिलेक्ट कर रहा था, बेटर कॉम्बिनेशन ऑफ जीन को कर रहा था, ये बात भी प्रूव होती है ना। तो इस समय जो बेटर कॉम्बिनेशन ऑफ जीन कौन है, जब डीडीटी नहीं है तो वो मच्छरों के वो है जो है, जहां पर जो है डीडीटी नहीं है तो जो डीडीटी फ्री वाले हैं उनको सपोर्ट करेगी। दोबारा जब डीडीटी माहौल में आ जाएगी तो किससे फेवर करेगी, जो डीडीटी को इनकाउंटर कर सके, तो उन कॉम्बिनेशन को। आप देखिए इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, आपको इसका मतलब समझना। Evolution by the natural selection in the true sense would have started when cellular form of the life, when the cellular forms of the life
with differences in metabolic capability originated on earth. Evolution by natural selection. Intuitions. Would have started when एक सेंटेंस हो गया आगे द रेट ऑफ appearance of new form is linked to life cycle और लाइफ स्पैन। इन दोनों बात को मतलब बताता हूँ आपको, क्योंकि बच्चे हमेशा मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ उससे। बच्चे हर बार जब एनसीईआरटी में पढ़ाता था, अब क्योंकि आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ा सकता इसलिए मुझे ये कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे आपकी जानकारी। तो पहले तो मैं इसका बता देता हूँ। द रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल स्पैन। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि किस रेट पे इवोल्यूशन होगा ये बताएगा उस इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन। जैसे ह्यूमन का लाइफ स्पैन कितना है 100 इयर्स, या आप देखिए हर एक के लाइफ स्पैन बता रखे हैं हमने आपको। जैसे ये ह्यूमन का 100 ईयर है, पैरट का कितना है 140 इयर्स पैरट। या औरों का देख लीजिए, डॉग का जो 20 से लेकर के 25 साल। अच्छा, एक है इकोलाई या माइक्रो, उनका कितना है 20 मिनट्स। अगर कोई नई चीज इकोलाई में आ गई तो आप देखिए 20 मिनट के बाद में अगली वो पॉपुलेशन जब जाएगी माहौल बदलने में, तो मालूम करिए आप वो जो है 5 जनरेशन में, और पहली इकोलाई बदलाव जो आ रहा है वो आ रहा है अपॉन 1/10। तो अगली जनरेशन कितना हो जाएगा डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन से, वो जो मैंने आपको बताया था उस हिसाब से वो कितना हो जाएगा 1/, वो कितना हो जाएगा 10%। मतलब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से एक में कोई बदलाव आया ही नहीं, एक में। और ये जो एक बदलाव है ये अपने पीछे छोड़ते हैं 3 स्पीसीज को, और जिनमें बदलाव नहीं है ये छोड़ते हैं 1 स्पीसीज को। तो इसका मतलब क्या होगा डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन काम कर रहा है। 20 मिनट में दूसरी जनरेशन हो जाएगी तो ये 3 छोड़ेंगे। 3 कितने छोड़ेंगे भैंस 3, और ये 9 कितने छोड़ेंगे सिर्फ 9। तो 9 और 3 आ रहा। अब वेरिएंट की संख्या कितनी हो गई 3/12 इज इक्वल टू 25%। जो पहले कितनी थी जनरेशन में ये, अब अगली जनरेशन में देखिए अब ये 3 जो है फिर कितने छोड़ेंगे 3, अरे 3 छोड़ेगा तो कितने हो गए 9, और ये 9 कितने छोड़ेंगे 9, तो 9 प्लस में 9 इज इक्वल टू 18। तो वेरिएंट कितने हुए 9/18 50%। अगली जनरेशन जाएगी, ये हर एक 9 1 1 3 3 छोड़ेगा तो कितने हो गए 27, और ये जो है 9 के कितने छोड़ेंगे सिर्फ 9 प्लस में 9 तो कितने हो गए 36। तो 27 में 36% निकालने कितना आएगा 75%। अब जाइए नेक्स्ट जनरेशन में। अच्छा, ये 27 छोड़ेंगे, हर एक 3 3 छोड़ेगा तो कितने हो गए नए वेरिएंट 81, और ये कितने हो गए 81 प्लस में 9 तो 9 छोड़ेंगे तो कितने हो गए ये 90, कितना हो गया 90%। आगे जाइए ये 99 तक बन जाएगा। किसी जनरेशन में पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन, 5 जनरेशन, 5 जनरेशन में स्टैंडर्ड फीचर हो गया। क्यों? उस माहौल में जो बदलाव आया, क्योंकि इनका जो लाइफ स्पैन है बहुत कम है, तो लाइफ स्पैन बहुत कम है तो नई वैरायटी बहुत जल्दी पैदा हो जाएगी, आवर्स में पैदा हो जाएगी, घंटों में पैदा हो जाएगी। अब देखिए ह्यूमन भी, ह्यूमन पॉपुलेशन आ गया, कोई नया बनना है या इसमें आ गया। अब 20 साल के बाद में वो जाएगा अगले 20 साल, अगले 20 साल बाद फिर जाएगा वो 20 साल, फिर अगले बार में जाएगा अगले 20 साल, वो चलते चलते चला जाएगा। तो उसको बनने में कितने लगेंगे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो अगर किसी का लाइफ स्पैन छोटा है तो वो वेरिएबिलिटी जल्दी, क्योंकि इसको फैलना कैसे है वेरिएबिलिटी को,
डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन उनके रूप में फैलना है। तो इसलिए आपने क्या नोट किया कि भैया जिसका लाइफ स्पैन छोटा होगा, छोटा होगा तो जो वेरिएबिलिटी बहुत जल्दी नेक्स्ट जनरेशन में चली जाएगी और अगली जनरेशन बहुत कम टाइम हो जाएगी। आप जो फिल्म देखने गए, मालूम पड़ा और आपको वेरिएंट आ गई, आपको ये ई कोलाई को ग्रो करके रखे, मालूम पड़ा 3 घंटे फिल्म देख के आए, 3 घंटे बाद वहां तो कोई नई वैरायटी पैदा हो गई। इतनी जल्दी हो गया इवोल्यूशन, वहां पर तो नहीं आ गई, उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं आ गई, तो उसमें वेरिएबिलिटी आ गई थी। पर क्या ऐसा हो सकता है कि आप कुत्ता घर भागने गए थे, वो नया कुत्ता मिल जाए आपको? अरे उसे जितना लाइफ स्पैन होगा तो वो अपने पीछे ऑफस्प्रिंग छोड़ के जाए, फिर ऑफस्प्रिंग बड़े होंगे, फिर वो उनकी वो क्या होगा, फिर उनसे जो नए टीचर बनाएंगे, फिर वो चले जाए, फिर वो कुछ टाइम तक जो अपने टाइम को जाएंगे, फिर वो नए बनाएंगे, तो इसमें 1000 ऑफ मिलियन ईयर्स लगेंगे। तो लाइफ साइकिल जितनी शॉर्ट होगी किसी की, इवोल्यूशन उतना ही जल्दी होगा। मतलब जो ये सेंटेंस था, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द न्यू फॉर्म्स या न्यू स्पेसिएशन इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ स्पैन। शॉर्टर द लाइफ स्पैन, evolution is the shorter, yeah, evolution is the faster. Longer is the lifespan, longer is the evolution. आगे बात समझ में? इससे ये हुआ। टाइम की कमी होने के कारण इस पहले वर्ड को मैं नहीं बता पाया हूं, पर इस वर्ड को भी बताऊंगा मैं आपको अगले लेक्चर में। लेक्चर नंबर 13 में नहीं, लेक्चर नंबर 12 था ना, तो लेक्चर नंबर 13 में मैं इस सेंटेंस को पहले क्लियर करूंगा, उसके बाद आपको मैं जो है इसको क्लियर करने के बाद में आपको जो मैं आइसोलेशन पढ़ाऊंगा। बच्चों पहले बता रहा हूं, आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, इनका बहुत बड़ा रोल होगा इवोल्यूशन में। जेनेटिक ड्रिफ्ट का माइनर रोल होता है इवोल्यूशन में, पर आइसोलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसको और आइसोलेशन को एक्सप्लेन करूंगा लेक्चर नंबर 13 में, और 14 में हार्डी वीवर प्रिंसिपल और मॉडर्न थ्योरी के बारे में बता दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।